आतंकवादी विरुद्ध नियम के आधार पर। लेकिन इसमें एक डायमेंशन यह भी है कि कैसे यहां के राइट विंग पॉलिटिक्स अपने लाभ उठाने के लिए कैसे ये इश्यू को मोड़ सकता है। ये मोड़ने के जो हिसाब से वो एक मुस्लिम रंग उसमें दिया जाता है। इस्लामिक टेररिज्म ये बोलते वक्त लोगों का जहन पूरा धर्म के जो है उसके उस तरफ धर्म उनके कॉन्शियस मुड़ जाएगा। उनका पूरा कॉन्शियस जो है अच्छा यह धर्म का मामला है, नहीं, वो असल में एक स्मोक स्क्रीन है। आपको जो हिप्नोटाइज किया जा रहा है ताकि आप कभी भी ये नहीं पहचाने कि हमारे जो है ऑपोजिट में कुछ ऐसे लोग हैं जो लाभ चाहते हैं, कंपनीज है, और वो लोग धर्म के हिसाब से नहीं है बल्कि पूरा अवाम को अपना शत्रु बना के रखा है। ये आपको ना कभी भी ना समझे। आप हमेशा कम्युनलिज्म को ही आप जो है पहचान ले, बाकी जो उसके पीछे जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसके पीछे जो इकोनॉमिक्स है, उसके पीछे जो कॉरपोरेशन इंटरेस्ट है, वो आप कभी भी ना पहचाने। इसके लिए वो रिलीजन खुद एक स्मोक स्क्रीन है, और ये उससे वो समझते हैं कि यहाँ के हिंदू वोट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। टेररिज्म एक ऐसा चीज है कि यहाँ के जो है बहुजन को, यहाँ के तमाम लोगों को जो है धर्म के नाम पर, मुसलमान हमारे खिलाफ बम धमाका कर रहा है ताकि हम जो है सब लोग इकट्ठा करें, उनके खिलाफ जो सबसे अच्छा कट्टरपंथ जो पार्टी है उसके लिए वोट करें, उनके लिए वोट मिलने का एक सबब भी उससे मिल जाता है। हम ये पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म यहाँ पर इंडिया में हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग है। हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं हिंदुइज्म को, हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है, धर्म को मानते ही नहीं है। मतलब धर्म वो इस्तेमाल करेगा अगर उनके लिए जरूरत है तो। मिसाल के तौर पर मैं बोलना चाहूंगा, अयोध्या जो मूवमेंट है, राम जन्मभूमि मूवमेंट है, अडवाणी पूरा नॉर्थ इंडिया में रथ यात्रा चलाए इस नाम पे कि हम राम मंदिर जो है बनाना चाहते हैं, और उन्होंने 3,000 लोग मारा गया था उसमें, 3,000 मासूम लोग मारा गया वो रथ यात्रा के दौरान। लेकिन जब इसके बारे में बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन और पूरा राम मंदिर मूवमेंट के बारे में जब पूरा इंक्वायरी कमेटी बिठाया गया, लिबरहैन कमीशन, ये लिबरहैन कमीशन के अंदर जो डिपोज करने के लिए आए थे उसमें एक है गौरी अडवाणी, जो उनके अडवाणी के इकलौता बेटा जयंत का वाइफ है। वो आके लिबरहैन कमीशन के सामने ये बोला कि ये अडवाणी को खुदा में या राम में या जो है ये जो आपके जो देवी देवता उसमें कोई विश्वास नहीं है, उनको डुअल पर्सनालिटी है, वो सिर्फ धर्म को इस्तेमाल किया अपना पॉलिटिक्स के लिए। वो लिबरहैन कमीशन रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करता है तो उसमें मिलेगा जो है गौरी अडवाणी का बयान। जब वो घर में सुबह सुबह उठ के राम को और जो है इसके सामने पूजा करते हैं तो उस वक्त अडवाणी आके मजाक उड़ाते हैं, आप क्या करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, हट जाओ, ये बोलते थे। और उनको रथ यात्रा के वक्त उनको जो मिला हुआ ईंट वगैरह है, चांदी का ईंट, सोने का ईंट जो सिंबॉलिक है मंदिर बनाने के लिए, राम के जो भूत मिलते थे वो सब वो घर में आके मेल्ट करके पॉट्स बनाते थे, स्पून कटोरी जो है ये सब बनाते थे। ये गौरी अडवाणी बोला धर्म को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, अपने पॉलिटिकल मीन्स के लिए। जैसा कि मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना क्या मुस्लिम कौम प्रस्त को लग के वो एक अच्छा सच्चा मुसलमान थे? नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना इस्तेमाल किया था उस वक्त, इस्लाम धर्म एक इश्यू था जो इस्तेमाल किया गया था जो है अपने पॉलिटिकल मीन्स को। तमाम धर्म ऐसा ही है, तमाम जो है कम्युनल पॉलिटिक्स खेलते जो लोग हैं वो इस्लाम से कुछ ज्यादा मोहब्बत के वजह से होता नहीं है, ये समझना बड़ा जरूरी है। इंडिया में टेररिज्म के नाम पर जब पॉलिटिक्स चलाया जाता है तो धर्म के नाम इसलिए दिया जाता है। आप अगर एक एक करके इंडिया के टेररिज्म इंसिडेंसेस को अगर आप जो है सामने रखे तो कैसे एविडेंसेस बनाया जाता है आपको अच्छा नमूना मिलेगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स बोलना चाहूंगा। आप जानते हैं कुछ हफ्ते पहले मुंबई में 7/11 सीरियल ब्लास्ट के नौजवानों को फांसी दिया गया। मुंबई हाई कोर्ट में वो वर्डिक्ट आया कि 5 लोगों को फांसी दिया जाए, बाकी लोगों को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला जाए। उसके इंक्वायरी में एक चीज बाहर आए, मुझे मालूम नहीं आप वो पढ़ा है कि नहीं है। उसमें ये बताते हैं कि ये लोगों को डॉक्टर नार्को, एक लेडी है बहुत नोटोरियस है, इनको नार्को एनालिसिस टेस्ट के नाम पर लेटाते थे बेड में और उनको इंजेक्शन दिया गया
और उनसे पूछा, ये उनको उनसे सवाल पूछते हैं और उनका जवाब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वो सवाल पूछने वाला आदमी को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ उसका साउंड दिखाते हैं वीडियो में, कोर्ट में पेश करने के लिए। उनसे ये पूछा जाता है कि आपके साथ कितने लोग था जो बॉम्ब रखने के लिए, ट्रेनों के अंदर बॉम्ब रखने के लिए कितना लोग था? इनका जवाब है 7। असल में उनसे पूछा गया था सवाल कि 6 के बाद क्या है, व्हाट कम्स आफ्टर 6, लेकिन वो जो सवाल है हटा के वीडियो एडिट करके उसके अंदर सवाल नया डाला गया, जिसमें बोलते हैं कि आपके साथ कितने लोग था बॉम्ब रखने के लिए, वो बोले कि 7। असल में सवाल था कि 6 के बाद क्या है, 7। अगला सवाल, आपके साथ कौन कौन थे? जवाब है इफ्तिकार था, मुझे नाम याद नहीं है, आसिफ है, अब्दुल्ला है, इस तरीके का कई सारे नाम बोला गया। असल में जवाब सवाल यह था कि आप जो सेल में अभी जो सेल में बंद है उसके अगला सेल्स में कौन कौन रहते हैं? जाहिर सी बात है यही एक्यूज्ड है जो जिसको सेल में जो है अरेस्ट किया होगा वहां रहते हैं, उनका नाम एक एक करके बोल रहा है, लेकिन उसको एडिट करके ये बनाया गया कि आपके साथ कौन कौन रखा गया। ये डिटेल्स आप देख सकते हैं, काफका लैंड एक किताब है। मैं जो भी बोल रहा हूं वो सब डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होगा, एक भी डॉक्यूमेंट के बाहर नहीं होगा, मेरा तरफ से कुछ भी नहीं है, मैं एक पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं आपके सामने। ये 7/11 अटैक का केस है। आप अगर 26/11 अटैक, इंडिया के 9/11 कहा जाता है, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन ने यह बोला, मुंबई पुलिस ने यह बोला, इसके पीछे 2 इंडियंस है जो उसको मदद किया था, एक है सबाहुद्दीन और दूसरा है फहीम अंसारी। ये 2 लोग यहां पर उनको मैप दिया था, किसको? पाकिस्तान से आए हुए लोगों को मैप फराहम किया, मुंबई के मैप। कैसे फराहम किया? एक बड़ा चार्ट पेपर लिया, पेंसिल लिया और उन्होंने मुंबई का पूरा जो है मैप उन्होंने ड्रॉ करके कसब और उनके टीम को, अजमल कसब और उनके टीम को दिया। ये केस है उनके खिलाफ। और वो जो मैप है मरा हुआ जो शहीद, ये जो मुजाहिद है उनके पॉकेट से मिला। तो ये कहां से मिला? उसके नीचे लिखा हुआ है सबाहुद्दीन और फहीम अंसारी ने ये ड्रॉ किया है। केस को देखिए आप। और उसका जो डिफेंस लॉयर था वो था एडवोकेट शाहिद आजमी। शाहिद आजमी ने बोला कि वो जरा कोर्ट में कि वो जरा मैप दिखाइए, तो वो जरा पापड़ जैसा बिल्कुल जो इस्त्री करके एक पेपर था, बोले कि ये जो है कहां से मिला? ये मिला है ये आतंकवादियों के पॉकेट से। आतंकवादियों से पॉकेट से अगर ये मिलता तो वो फोल्ड करके रखा होगा, फोल्ड का मार्क उसमें होगा, तो इसमें तो फोल्ड का कोई मार्क नहीं है, तो फ्रेश पेपर है। तो प्रोसिक्यूशन को कोई जवाब नहीं था। फिर पूछा कौन सा बॉडी था, वो बॉडी का जो है फोटो दिखाया, उसमें पूरा खून से बह रहा था, वो आदमी के पूरा बॉडी में, पूरा शर्ट में खून था, लेकिन एक बूंद भी खून इसके अंदर मौजूद नहीं है, बिल्कुल फ्रेश पेपर है। ये कैसे आ गया? इसके अंदर खून कौन वॉश किया? तो प्रोसिक्यूशन को कोई जवाब नहीं था। ये दोनों को, फहीम अंसारी और सबा, और तीसरी सवाल, पाकिस्तान से इतना बड़ा जो है अटैक करने के लिए लोग आ रहा है और उनको मैप, गूगल मैप्स उन्होंने कभी देखा नहीं, गूगल मैप्स नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, कोई जो है जीपीएस के बारे में वो जानता ही नहीं है, लश्कर तैयबा है लेकिन वो कभी सुना नहीं जो है जीपीएस मैप बोल के चीज़ है। वो इनसे पेंसिल से ड्रॉ करके मंगाया मुंबई से, ज़रा मुझे पेंसिल से ड्रॉ करके मैं बताइए कहाँ सीएसटी है, सीएसटी कैसे एंटर करना है, ओबराय होटल कहाँ है, ये सब उन्होंने मंगाया। ये सब कोर्ट के लिए जो है नाकबूल था। उन्होंने बोला कि ये जो है केस पूरा फर्जी है, उनको छोड़ दिया। सबाहुद्दीन और फहीम अंसारी को एक्विटल किया इस केस में। और जब एक्विटल हुआ, मालूम है क्या हुआ? वो जो डिफेंस लॉयर है शाहिद आजमी को कत्ल कर दिया। शाहिद आजमी कत्ल हुआ। अगर आप उनके जिंदगी के बारे में देखना हो तो एक फिल्म है जो है अंसल मेहता का शाहिद, बहुत जबरदस्त मूवी है जिसमें उनके जो है पूरा जिंदगी को ड्रॉ करके दिखाते हैं, आप जरूर देखिएगा। वो फिल्म में ये आदमी के पूरा जो है जिंदगी दिखाया, कैसे वो आर्ग्यू करते थे। 17 लोगों को उन्होंने एक्विटल किया क्योंकि जो भी एविडेंसेस है वो पूरा फैब्रिकेटेड है। और एक कोर्ट ऑफ लॉ में अगर एक अच्छा जो है बोलने वाला एक एडवोकेट अगर होता तो वो विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे, वो ब्रेक हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा।
ये 26/11 की कहानी है। मैंने जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमले के बारे में जब बोला गया, पूछा, तो आपने बोला पार्लियामेंट अटैक। 2001 दिसंबर 13 को था वो अटैक। आप जानते होंगे उस वक्त क्या हुआ था, मैं उसके बारे में तफसीली बोलूंगा, लेकिन उसमें एक सईद अब्दुर्रहमान गिलानी है, उनके खिलाफ जो 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 एक्यूज नंबर 2 है, अफजल गुरु, SAR गिलानी, शौकत गुरु और अफशान गुरु, ये 4 लोग था जो एक्यूज्ड है। सईद अब्दुर्रहमान गिलानी को कोर्ट में लाया गया, पोटा कोर्ट में। SN धिंगरा जज है, बैठा हुआ है। जब लाया गया, उनसे पूछा गया इनके खिलाफ क्या दलील है। प्रोसिक्यूशन ने पेश किया कि इनके खिलाफ बहुत पुख्ता दलील हमारे पास मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने बोला, तो क्या है दलील, जरा बताइए। तो वो दलील पेश किया। 13 दिसंबर 2001 सुबह 10 बजे अटैक है, 9:40 पर, लेकिन शाम में 5 बजे इनको एक फोन आया सईद अब्दुर्रहमान गिलानी को, भैया खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। दिल्ली में क्या हो रहा है? उन्होंने बोला दिल्ली में हा हा हा। बस इतना हिस्सा उन्होंने जो है ट्रांसक्रिप्ट बना के कोर्ट में पेश किया। देखिए, इन्होंने जब दिल्ली में क्या हो रहा है जब पूछा, उन्होंने हंस दिया। यह मास्टरमाइंड है पार्लियामेंट अटैक का। पोटा कोर्ट में उनको जो है SN धिंगरा ने जब यह सुना, बोला यह तो बहुत पुख्ता दलील है, जबरदस्त। उन्होंने बोला इनको फांसी का सजा सुनाया गया। SAR गिलानी को फांसी दिया, फांसी का सजा सुनाया गया। और जब ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा अपील के लिए, तब कोर्ट ने पूछा क्या दलील है, तो बताया गया ये दलील है। ये क्या दलील है? एक आदमी अगर फोन से हंसता है तो वो मास्टरमाइंड बन जाएगा। उस दिन मैं भी हंसा होगा, जज ने बोला कि मैं भी उस दिन हंसा होगा फोन में, तो मैं भी मास्टरमाइंड बन जाएगा। इंडिया के अंदर कितने लोग फोन में उस दिन हंसा होगा, वो सब मास्टरमाइंड है पार्लियामेंट अटैक का। ये पूछा कोर्ट ने और इनको बरी किया। कोर्ट अच्छा भी होता है, SN धिंगरा हमेशा होता नहीं है, हमेशा SN धिंगरा नहीं होता, अच्छे जज होता है। तो उनको जो है बरी किया गया। बोला दिस पर्सन इज नॉट इवन रिमोटली एसोसिएटेड विद दिस अटैक। उनको बरी किया गया। अफजल गुरु के बारे में आप जानते हैं, उनके खिलाफ जो 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 एविडेंस था, क्या एविडेंस था, मैं उसके बारे में तफसीली आपके सामने रखना चाहूंगा। पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर 2001। क्या है वो इंसिडेंट? पार्लियामेंट के अंदर हंगामा चल रहा है। कौन है रूलिंग पार्टी? आपको याद होगा कौन है? बीजेपी। कौन था प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन था उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर? डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस। और उस वक्त होम मिनिस्टर कौन था? LK आडवाणी। ये जो पूरा टीम था, उन लोगों का जो 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 शहीद लोगों का जो लाश है वो लाने का जो बॉक्स है, कॉफिन, ताबू के ऊपर घोटाला करना, जो पाक चीज होता है, एक मुल्क के लिए बहुत पाक चीज है। जब देश के लिए लड़ने वाला जो है एक जवान जब मरेंगे, उनका बॉक्स, लाश रखने वाला बॉक्स, उसके ऊपर घोटाला। और वो भी ऐसा एक पार्टी जो सबसे ज्यादा देशभक्त बोलते हैं। पूरा संघ परिवार और उनके पॉलिटिक्स हिल रहा था इंडिया में। पूरा प्राइम टाइम टीवी न्यूज नेटवर्क में यही चल रहा था कि देखिए बीजेपी, संघ परिवार और ताबू घोटाला। और ये जो पार्लियामेंट अटैक चलते वक्त तमाम अपोजिशन लीडर्स के हाथ में ब्लैक फ्लैग था, काला झंडा बीजेपी के खिलाफ। आप जो है इससे हट जाओ, सत्ता से हट जाओ। ये तो बड़ा जो है बेइज्जती हुआ पूरा मुल्क का। उस वक्त जब 3 दिन से लगातार मीडिया में जो चल रहा था ताबू घोटाला का जो है मामला, एक इंसिडेंट हुआ पार्लियामेंट अटैक, जिसमें जो है एक गाड़ी बाहर से एंटर कर रहा है और 14 मिनट के अंदर 14 लोग कत्ल हुआ। और उसके बाद आप कभी भी, ये इंसिडेंट के बाद कभी भी आप ताबू घोटाला का एक भी जो है बात आपको मीडिया में नहीं दिखेगा। ताबू घोटाला सब लोग भूल जाता है। उसके बाद मीडिया के अंदर कोई भी जो है गुफ्तगू ताबू घोटाला के बारे में आप नहीं देख सकता। किसको फायदा मिला पार्लियामेंट अटैक से? पार्लियामेंट अटैक से किसको फायदा मिला? यह बुनियादी सवाल है। जब एक क्राइम होते हैं, वो क्राइम के पीछे कौन क्रिमिनल है यह समझने के लिए क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? पहले यह करते हैं कि यह क्राइम के पीछे किसको फायदा मिला। एक घर में
जो है एक आदमी का कत्ल हुआ, अगर कातिल कौन ये समझने के लिए पुलिस ये पहले जांचेगा कि उसके पीछे किसको फायदा मिला, इकोनॉमिक या कोई भी फायदा किसको मिला। अगर किसी को फायदा मिला तो पूरा इन्वेस्टिगेशन के जो नीडल है, सस्पिशन उस तरफ मुड़ता है। लेकिन पार्लियामेंट अटैक में आप देख सकते हैं दो चीज पार्लियामेंट में चल रहा है। एक है पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लाने का जो है मांग, बीजेपी बहुत जोर से सितंबर 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के कुछ महीने ही हुआ, 2 महीना हुआ, बोल रहे कि हमें इंडिया में पोटा चाहिए, लेकिन पूरा ऑपोजिशन बोले कि नहीं कर सकता पोटा, वो बहुत ड्रकोनियन, हमें अभी टाड़ा खत्म ही हुआ है, ये पोटा हमको नहीं चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट अटैक हुआ वो भी नाफिज हो गया। अगला हफ्ता जब सेशन हो गया, पहला आवर में एक जो है कॉल में कोई भी ऑपोजिशन नहीं, सब लोग मिलके एक जो है नया आतंकवाद विरुद्ध नियम पास किया, पोटा। किसको फायदा मिला, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को फायदा मिला। और पार्लियामेंट अटैक का तफसीलात ये है, आप अगर चार्जशीट, दिल्ली पुलिस का चार्जशीट अगर पढ़ते हैं तो ऐसा है, सुबह 9:40 पर एक एम्बेसडर कार पार्लियामेंट कैंपस के अंदर आ रहा है। कहां से? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन है, वो एंटर करने वाला जो मेन गेट है, वीआईपी गेट, उससे ये गाड़ी जो है एंटर किया। कौन सा गाड़ी? आतंकवादियों का गाड़ी। और वो जब एंटर किया तो 3 सिक्योरिटी बैरिकेड्स था। नंबर 1 था इंडियन आर्मी, नंबर 2 था दिल्ली पुलिस, नंबर 3 था पार्लियामेंट के वॉच एंड वार्ड स्टाफ। सब लोग सल्यूट करके वो गाड़ी को अंदर भेजा। और जब अंदर गया तो ये गाड़ी जो है जाके टक्कर लगाया वाइस प्रेसिडेंट के गाड़ी को, जाके एक्सीडेंट हो गया। उसके अंदर से ड्राइवर और सिक्योरिटी ऑफिसर्स बाहर आके बोले कि क्या है ये, ड्राइव करना नहीं आता आपको? तो उस वक्त ये गाड़ी के अंदर से 5 लोग बाहर आए और उन लोगों को और सराउंडिंग जो भी गार्डनर्स है, जो मासूम लोग हैं, उन लोगों को कत्ल किया। और 14 मिनट के अंदर ये 5 आतंकवादियों को भी मार डाला। ऐसा 5 + 9 14 लोग मारा गया 14 मिनट का इंसिडेंट के अंदर। ये है पूरा चार्जशीट में जो लिखा गया इंसिडेंट है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बोला कि इसके पीछे इंडिया से मदद किया था, जैसा कि सबाहुद्दीन और फहीम अंसारी ने 26/11 अटैक में बाद में जो है किया है, वैसा ही इसमें भी जो दिल्ली पुलिस का आर्ग्यूमेंट यह है कि इसमें 4 लोगों ने मदद किया है। पहला है अफजल गुरु, नंबर 2 है सईद अब्दुर्रहमान गिलानी, नंबर 3 है अफशान गुरु और शौकत गुरु। ये 4 लोग हैं इसके पीछे। जब इसके बारे में जांचा ऑपोजिशन खुद, जब ऑपोजिशन इसके बारे में जांचा, बहुत बुनियादी सवालात उस वक्त खड़ा हुई कि दिल्ली पुलिस जो बोल रहा है इसके ऊपर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है और हमें यह कबूल नहीं कर सकता। उस वक्त ऑपोजिशन लीडर्स खड़ा होकर, कौन कौन? कपिल सिब्बल, प्रियरंजन दास मुंशी, नजमा हिप्तुल्ला, ऐसे जो है, अभी नजमा हिप्तुल्ला बीजेपी में आ गए, उस वक्त कांग्रेस में था। और उस वक्त सब लोग आवाज उठाए कि ये जो दिल्ली पुलिस का जो आर्ग्यूमेंट है ये गलत है, हमने सीसीटीवी कैमरा देखा है। उन्होंने बोला, कपिल सिब्बल पार्लियामेंट में बोला, हाई डेफिनेशन 40 सीसीटीवी कैमरास पार्लियामेंट कैंपस के अंदर मौजूद है। और ये जो गाड़ी आया अंदर, वो गाड़ी जब आ रहा था उसके अंदर 5 लोग नहीं था बल्कि 6 लोग मौजूद है, साफ तौर पर दिख रहा है। 5 लोगों को मार डाला, लेकिन बाकी वो जो एक आदमी था जो ड्राइवर के साइड में बैठ रहा था, 2 लोगों के बीच में फ्रंट सीट में जो बैठ रहा था, वो कौन है? जो वीआईपी जैसा लग रहा था वीडियो में, जिसको देख के सब लोग सल्यूट मार के गाड़ी अंदर भेज रहा था, वो कौन है? वो आदमी जो 6th आदमी है, 6ठा आदमी कौन है? यह सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। और हमारा पार्लियामेंट है, ये किसी और का नहीं है। एज ए सिटीजन यहां के कोई भी आदमी ये पूछने का हक है कि व्हाट हैपेंड टू अवर पार्लियामेंट, हु अटैक्ड अवर पार्लियामेंट। यह सवाल का जवाब नहीं देता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। मत पूछिए, सिक्योरिटी रीजन है। और यह भी है, आप में से कहीं लोग पार्लियामेंट सेशंस देखने के लिए गया होगा। सेशंस तो देखने के लिए जाते हैं, कहीं कोई गया यहां पर? नहीं, कोई नहीं। अपने जो है लोकल पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो है पास इस्तेमाल करके आप जाके कोई सेशन है, वो सेशन जाके देख सकते हैं। आप जब पार्लियामेंट सेशन होगा उसके ऊपर गैलरी है, उसमें बैठ के आप देख सकते हैं 15-20 मिनट। लेकिन एंटर करते वक्त आपके पूरा जो है बॉडी छांट लिया जाएगा, हर जगह पर चेक किया जाएगा अगर कहीं जो है कुछ सामान आपने छुपा के रखा है कि नहीं। अगर मुसलमान है तो और ज्यादा
आपको देखेगा, अगर बड़ा दाढ़ी है तो उसके अंदर कहीं AK-47 छुपा हो, या कहीं जो है आपके जो है ग्रेनेड हो, या कहीं एंथ्रैक्स का पाउडर मुंह के अंदर हो। ये सब देखा जाएगा, देखना भी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट है, हाईली सिक्योर्ड होना चाहिए। और मुसलमान है तो शक है, क्या करेंगे, शक है, हम देखना चाहिए। टोपी के अंदर कुछ रखा हो, पता नहीं, सब देखेगा। और उसके बाद एक आदमी को अंदर भेजा जाता है, लेकिन एक कार्ड भी नहीं अलाउड है आपको, जो है करेंसी नोट या कार्ड भी अंदर अलाउड नहीं है। ऐसे जगह पर एक एम्बेसडर कार जिसके अंदर 30 किलोग्राम RDX, उतना ही अमोनियम नाइट्रेट, चार्जशीट के मुताबिक 5 AK-47, सब आतंकवादियों के पास एक AK-47, सब लोगों के पास एक एक बैकपैक है जिसमें जो है पूरा ग्रेनेड से भरा हुआ है। ये जो है एंटर करते हैं दिसंबर 13 को सुबह। कब? उसके 2 दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बोलते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट इज अंडर एन इमिनेंट अटैक। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इंडिया के पार्लियामेंट अटैक हो सकता है। जो है वो 2 दिन पहले बोल रहे हैं कि हमारा पार्लियामेंट अटैक होने वाला है। जब ये बोला गया, जाहिर सी बात है पूरा इंटेलिजेंस उतना सख्त हो गया होगा, पूरा जो है सिक्योरिटी जो नॉर्मल तरीके से जो होता है उसका 100 गुना ज्यादा बढ़ेगा। उस वक्त एक गाड़ी जिसमें 30 किलोग्राम RDX है, अमोनियम नाइट्रेट है, 5 AK-47 है, ये लेके जो है अंदर घुस रहा है। और सब लोग सैल्यूट मार के अंदर जाओ भाई साहब, और अंदर भेज रहा है उनको। ये कैसा एंटर किया, ये दूसरी बड़ी सवाल है, कैसे एंटर किया। तीसरी बड़ी सवाल पूछा गया कि ये जो 5 लोग जिसको मारा है वो कौन है, उनका माता पिता कौन है, उनका गांव कहां पर है, इसके बारे में कुछ जवाब दो। प्राइम मिनिस्टर ने जो है यहाँ के प्रेस मीट से LK अडवाणी से पूछा, यहाँ के जो है प्रेस के लोग, उनका जवाब था वो पाकिस्तानी लोग थे। तो उनसे पूछा क्या दलील है, बोला उनको देखते वक्त ऐसा लग रहा है, वो बॉडी को देखते वक्त जो है लग रहा है वो पाकिस्तानी है। तो उस वक्त SAR गिलानी, ऐसा दिखता है क्या, कोई नेशनैलिटी समझ में आता है लोगों का फेस देखते वक्त? नहीं। श्रीलंका के आदमी को यहां बिठाइए, मैं नहीं समझ पाऊंगा ये श्रीलंका का आदमी है। नेशन के बॉर्डर्स इंसान ने बनाया है, इंसान तो इंसान है, सब लोगों को एक ही जैसा ही लगता है। अगर ये दाढ़ी टोपी भी निकाल दिया तो मुसलमान हिंदू भी समझ में नहीं आएगा। इंसान को देखते वक्त जो है कोई मजहब या एथनिसिटी, कोई नेशनैलिटी समझ में नहीं आता है। अगर पंजाबी, पाकिस्तान के पंजाबी है, इंडिया के पंजाबी, दोनों एक ही जैसा बात करते हैं। हमने एक बॉर्डर बना दिया ना, उसके पहले तो सब एक ही था। उन्होंने बोला ये लगता है पाकिस्तानी। SAR गिलानी ने उस वक्त पूछा कि मिस्टर अडवाणी, यू लुक लाइक एन इंडियन बट यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पाकिस्तान। आप खुद जो है पाकिस्तान से जन्म हुआ था, परवरिश हुआ है, उसके बाद आपने यहां आए, आपको देखते वक्त इंडियन जैसा लग रहा है, देखते वक्त कैसे पता चलेगा? ये जब हुआ, चार्जशीट बनाते वक्त दिल्ली पुलिस ने ये लिखा कि दे वर पाकिस्तानी बिकॉज, उसका कारण भी लिखा। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनका जो है जब बॉडी रखा गया मॉर्चरी में, उस वक्त कोई ने 15 दिन तक वो क्लेम करने के लिए नहीं आए, इसलिए वो पाकिस्तानी है। इसके बारे में नंदिता अक्सर अपने किताब हैंगिंग अफजल किताब में वो बोलते हैं कि बेसिकली ये अफगानिस्तान से लाए हुए कुछ अफगानी लोग हैं जिसको अमेरिका ने जो है इंडिया को हैंड ओवर करके, अब्दुल्ला वहां के जो मिनिस्टर है वो उनको छोड़ के आते वक्त स्पेशल फ्लाइट में उनको लेके आया था। उसका डिटेल्स पूरा आप वो किताब में देख सकते हैं। उनको अलग अलग मौके पर इंडिया के अलग अलग एनकाउंटर केसेस में, एनकाउंटर जो इंसिडेंसेस है उसमें उनको पीछे से ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन लगाते हैं और उनसे बोलते हैं भागो, तो वो भागेगा। उनके हाथ में गन होगा, वो जो है गन मार के वो भागते रहेगा, पीछे से उनको मार देगा, बोलेगा एनकाउंटर हुआ, बड़ा एनकाउंटर है यहाँ पर जो हुआ, अंसल प्लाजा में जो हुआ, हुमायूं टॉम्ब में जो हुआ, अयोध्या मंदिर के सामने जो हुआ, नागपुर RSS हेडक्वार्टर्स के सामने जो हुआ, ये सब वही लोग हैं। नंदिता अक्सर अपने किताब में ये लिखते हैं। ये है पार्लियामेंट अटैक। और पार्लियामेंट अटैक के जो CCTV कैमरा के बारे में जो मैंने जो बताया, कहीं सारे मीडिया ने ये पूछा RTI से कि क्यों, क्या हमें वो वीडियो फुटेज मिलेगा जो कपिल सिब्बल पार्लियामेंट के अंदर जो बोल रहा था, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस ना, आप पूछना नहीं, उसके नाम भी नहीं लेना। CCTV कैमरा फुटेजेस, इवन इतना अच्छा एविडेंस होने के बावजूद भी कोर्ट के अंदर
एज एन एविडेंस पेश नहीं किया गया। सीसीटीवी कैमरा जो सबसे पुख्ता दलील है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त वॉच एंड वार्ड स्टाफ का जो जिम्मेदारी था एक मलयाली था, केरला से आए हुए एक मलयाली थॉमस, उनका था वो पूरा जो है प्रीमाइस को रखवाला करने का, पार्लियामेंट के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के जो है जिम्मेदार। अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो जाहिर सी बात है उनको छुट्टी देना चाहिए, उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए था, लेकिन उनको टर्मिनेट नहीं किया गया। या तो फिर उनके कोई भी साथी को टर्मिनेट करना चाहिए था। 15 साल हो गया, अभी तक किसी को भी पनिशमेंट या टर्मिनेशन नहीं हुआ। आखिर कैसे गाड़ी अंदर गया? आप अगर प्रोसिक्यूशन डिटेल्स देखते हैं, अफजल गुरु जो 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 हैंग किया गया है, वो केस क्या था? अफजल गुरु के बारे में कोर्ट ये बोलते हैं कि ये कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट में जाकर डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेगा। उसमें ये कबूल करते हैं कि अफजल गुरु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ ए सिंगल टेररिस्ट आउटफिट। साफ तौर पर वो वर्डिक्ट में मौजूद है, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ एनी टेररिस्ट आउटफिट। नंबर 1 ये साबित हुआ, ये प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया, ये उसमें लिखा। नंबर 2 कि दुनिया में कोई भी आदमी को कत्ल करने में वो जो है पार्टिसिपेट नहीं, किसी को कत्ल नहीं किया। नंबर 3 ये कि पार्लियामेंट अटैक में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यह साबित करने के लिए कोई दलील प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर पाया। लेकिन चौथा पॉइंट यह है कि ये जो आदमी है मोहम्मद यासीन बोल के, वो जो 5 लोगों का जो टीम लीडर है, उनको श्रीनगर से दिल्ली तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मदद किया था। इसलिए ये जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को रखते हुए उनको वो कल्प्रिट है हमें समझ रहा है, लेकिन वो भी एक आदमी को फांसी देने के लिए सबब नहीं बन सकता, वो जज जानते हैं। इसलिए वो जज ने लिखा कि यहां के जो जनहित जन भावना को सेटिस्फाई करने के लिए हम इनको कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए मजबूर है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ दिस कंट्री वी गिव हिम कैपिटल पनिशमेंट। ये लिखा हुआ है उसमें, लोगों के जनहित को सेटिस्फाई करने के लिए हम उनको मार रहा है, मारने के लिए जो है, क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ उसके बाद एक भी आदमी को हमें जो है साबित नहीं कर पाए। एक आदमी को मिला कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो उन्हीं को क्यों नहीं मार डाला जाए। ये जो वर्डिक्ट है उसके बारे में पूरा सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस, उसके ऊपर कई सारे लोग इकट्ठा होकर बोला ये क्या वर्डिक्ट है? कलेक्टिव कॉन्शियंस के आधार पर एक आदमी को कत्ल कर देंगे और एक आदमी को फांसी दे देंगे, ये कौन सा वर्डिक्ट है? कलेक्टिव कॉन्शियंस। अगर ये जज पूरा इंडिया में घूमते हैं बैलेट पेपर लेके, बैलेट आप जो है इनको लटकाना है या नहीं है, इनको हैंग करना है या नहीं है, ये पूछकर सब लोगों से उन्होंने वोट कराया कलेक्टिव कॉन्शियंस समझने के लिए। अगर 100% लोग भी अगर उसके फेवर में, हैंग करने के फेवर में अगर वोट किया, तो एविडेंस के बगैर एक आदमी को कत्ल किया जाएगा? ये सवाल मैंने नहीं पूछा, इंडिया के लीडिंग जुडिशरी ने जो है जुडिशरी में सर्व किया हुआ चीफ जस्टिस ने उस वक्त सवाल उठाया। और अफजल गुरु के केस आप अगर पढ़ते हैं समझ में आएगा वो क्या इंसिडेंट है जहां पर मोहम्मद यासीन को वो श्रीनगर से दिल्ली तक पहुंचाया था। अफजल गुरु कौन था बेसिकली? क्या अफजल गुरु एक मुस्लिम नाम है इसलिए मुसलमान सब लोग उनको सपोर्ट करना है अगर वो गलती किया है? मैं नहीं समझता। अगर वो मुसलमान है, वो कोई भी हो, वो आदमी अगर गलत किया है तो गलत है, उनको जो है आप कुछ भी नियम के आधार पर उसको चलाइए। एक मुसलमान होने के नाते अगर आप जो है अगर उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं असबियत। लैसा मिन्ना मन दआ इला असबिया व लैसा मिन्ना मन माता अला असबिया व लैसा मिन्ना मन कातल अला असबिया। असबियत के लिए दावत करने वाला, उसके लिए लड़ने वाला, उसके लिए मरने वाला, कम्युनलिज्म के लिए, अपने आदमी के है इसलिए मैं उनके लिए हूं, ऐसा बोलने वाला आदमी है तो वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। यह हदीस है। कभी भी मुसलमान अगर गलती करता तो उसके फेवर में आने का कोई जरूरत नहीं है। अफजल गुरु के बारे में उस बुनियाद पर कोई भी आदमी अगर जो है उसको सपोर्ट करता है तो जो है कृपया वो मत कीजिए। आप अगर एविडेंस को देखते हैं, नंदिता अक्सर कोई मुसलमान नहीं है, प्रोफेसर निर्मलांशु मुखर्जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के एचओडी है, और अरुंधति रॉय और कई लोग एक साथ अलग अलग किताबें लिखे इसके बारे में। अफजल गुरु का हिस्ट्री यह है
कि अफजल गुरु एक हमारा जैसा एक करियर एम्बिशियस लड़का था जो एमबीबीएस पढ़ने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन 1980s में जब पूरा यूथ, कश्मीर के पूरा यूथ स्टेट से जो है पूरा ट्रस्ट खत्म होकर वो पाकिस्तान के पास जा रहा था ट्रेनिंग के लिए, पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग लेके मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए, उसके बीच में अफजल गुरु भी सोचा कि मैं भी जाता हूं बच्चों के साथ। अफजल गुरु भी गए वहां ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग करके वहां जब रहा तो उनको पता चला यहाँ के जो है पूरा लोग अपने अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए काम कर रहा है। ये तो कोई जो है लोगों के हमदर्दी या कश्मीर के हमदर्दी के लिए नहीं है, ये अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए काम कर रहा है। जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने वहां से डिसल्यूशनड हुआ। वो बोला ये जो है ये लड़ाई में मैं नहीं हूं आपके साथ, मैं वापस जा रहा हूं। वो वापस आया इंडिया, और इंडिया में वो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सामने ये बोला कि आई एम अ सरेंडर्ड मिलिटेंट, आई डोंट वांट टू फाइट अगेंस्ट इंडिया, आई डोंट वांट टू जॉइन द मिलिटेंट्स। कहीं बच्चों को रिहेबिलिटेट किया गया है। आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में पूरा रेड जो है कॉरिडोर में जो है कश्मीर में जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स होते हैं उसको सरेंडर्ड मिलिटेंट्स होकर जो है रिहेबिलिटेट किया जाता है, लेकिन अफजल गुरु को रिहेबिलिटेट करने के बजाय उनको टॉर्चर करने शुरू कर दिया। स्पेशल टास्क फोर्स देविंदर सिंह उनको टॉर्चर किया। ये सब कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। उनके फर्स्ट नाइट तबस्सुम के साथ शादी करने के पहला रात उनको पुलिस पकड़ा और उनको 1 महीना टॉर्चर किया। आखिर 1 महीने बाद ये जो है देविंदर सिंह ने बोला कि आप हमें रिश्वत के तौर पर 1 लाख रुपए दीजिए, ऐसा है तो हम आपको छोड़ देंगे। उन्होंने फोन करके तबस्सुम से पूछा कि ये जो पुलिस है हमें 1 लाख रुपए पूछ रहा है। तो तबस्सुम ने बोला हमारा पास कहाँ 1 लाख रुपए, मैं अरेंज करता हूँ। तो उनको जो दिया हुआ महर था जो निकाह के वक्त, वो महर और अपने स्कूटर बेच के उन्होंने 90,000 रुपये इकट्ठा करके देविंदर सिंह को दिया। देविंदर सिंह बोले चलो जाओ, रिश्वत लेके उनको छोड़ दिया, रिश्वत। लेकिन 2 दिन बाद उनको फिर पकड़ा और फिर टॉर्चर किया। बोले कि आप मुखबिर बनोगे तो फिर आपको हम छोड़ देंगे, आप बाहर जाके काम कर सकते हैं। मुखबिर, इन्फॉर्मर, पुलिस का इन्फॉर्मर बनना है। बोले कि मैं ये धोखेबाजी नहीं कर सकता। पुलिस ने बोला, टॉर्चर किया उनको, जो है शॉक इलेक्ट्रिक्यूशन किया, सब किया। बाद में उन्होंने वो बोले कि मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। पहला जो जिम्मेदारी था वो ये है, एसटीएफ का चीफ देविंदर सिंह उनसे बोल रहा है कि आप ऑफिस आ जाओ। और जब ऑफिस आए, देविंदर सिंह टेबल के सामने बैठा है, सामने मोहम्मद यासीन है, और अफजल गुरु से बोला ये मोहम्मद यासीन है, इनको आप जरा दिल्ली छोड़ के आ जाओ। तो बोले मैं नहीं जानता ये आदमी, ये कौन है। तो साइड में दूसरा एक मुखबिर बैठा, बोले कि आप जो है छोड़ के आ जाए, मैं जानता हूं इनको। बोले ठीक है। तो उनको ले छोड़ के वापस आया। श्रीनगर से सोपोर के लिए जब बस चढ़ा उन्होंने, उस वक्त एसटीएफ आके उनको फिर पकड़ा। और उन्होंने पूछा मुझे क्यों पकड़ रहा है। बोले कि इसलिए क्योंकि आपने जो छोड़ा है एक आदमी को, वो पार्लियामेंट अटैक हुआ है कल, उसका मास्टरमाइंड है, उसका जो है 5 लोगों का लीडर है। बोला मुझे तो देविंदर सिंह बताया था, मैं नहीं जानता है वो आदमी को। बोला वो सब बाद में बताइए। ये डिटेल्स आप जो है December 13 द स्ट्रेंज अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट, टेरर ओवर डेमोक्रेसी, निर्मलांश मुखर्जी, नंदिता अक्सर के हैंगिंग अफजल, इस तरीके किताब में विथ स्कैन डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्ट आप देख सकते हैं। और जब वो एनडी पंचोली, एडवोकेट एनडी पंचोली के सामने जब डिफेंस लॉयर होके वो आए, एनडी पंचोली 3 दिन लगातार उनसे ये कन्विंस करने के लिए कोशिश किया कि आप ये जो सच है वो कभी सच मत मानिए, आप कभी भी कोर्ट के सामने ये मत बोलिए कि मैंने वाकई जो है उनको छोड़ा है, मैंने वाकई जो है श्रीनगर से दिल्ली तक आया है उनके साथ, ये आप कबूल मत कीजिए, झूठ बोलिए कि मैंने कभी नहीं सफर किया। उन्होंने बोला नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने तो गया है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। अगर ये झूठ साबित हुआ तो मैं पूरा स्टोरी फॉल्स निकलेगा, इसलिए जो है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 3 दिन लगातार जो है ये बहस एनडी पंचोली और अफजल गुरु के साथ हुई। बाद में उन्होंने ये पूरा स्टोरी, वो बोले कि मैं जो भी स्टोरी है पूरा बोलना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा स्टोरी जो है एक खत के हैसियत से उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। ये है जो स्टोरी है, ये है अफजल गुरु का स्टोरी।
कैसे उनको जो है उनका केस बनाया गया, इसके ऊपर उनका जो बयान है या कोई भी चीज को हम नहीं मानते, ठीक है, लेकिन ये जो बुनियादी सवालात है इसका जो है जवाब कौन देगा? हमारे पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला किया है, ये बुनियादी सवालात है। एज अ सिटीजन वी हैव द राइट टू नो व्हाट हैपेंड टू अवर पार्लियामेंट, हु अटैक्ड अवर पार्लियामेंट। ये जेन्युइन सवाल का जवाब नहीं मिला। 26/11 अटैक जो दुनिया के, इंडिया के 9/11 माना जाता है, उसका हिस्ट्री आप जानते हैं? अजमल कसब, वो जो पिक्चर आपके जहन में होगा, अजमल कसब जो है गन लेके चल रहा है। ये केस के बारे में कहीं किताबों लिखे गए, कहीं डॉक्यूमेंट्रीज निकाले गए, कहीं फिल्म्स आ गए, लेकिन वो जो बुनियादी सवालात जो पूछा गया, वो जो मिसाल के तौर पर हु किल करकर एस एम मुशर्रफ का किताब है, उसमें कुछ सवालात पूछे गए और वो मुंबई हाई कोर्ट खुद मुंबई पुलिस से पूछ रहा है कि ये जो किताब है और ये PIL है, इसका जवाब दो। आज तक तकरीबन 7 साल हो गया, अभी तक वो जवाब मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं दिया। उसका पूरा डिटेल्स जो है आपके सामने पेश कर सकता है। मुंबई पुलिस से महाराष्ट्र कोर्ट ने ही बोला कि आप इसका जवाब दीजिए, नहीं दिया। 26/11 स्टोरी क्या है, कब था वो डेट ऑफ मुंबई अटैक? 26/11 ईयर, साल 2008 नवंबर 26। पार्लियामेंट अटैक के वक्त जो मामला हुआ था, बैकग्राउंड में ऐसा क्या बैकग्राउंड था इसमें आपको याद है? 26/11 अटैक चलते वक्त पूरा मीडिया में क्या गुफ्तगू चल रहा था आपको याद है? हाँ, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके पूरा टीम अभिनव भारत के नाम पे, और सनातन संस्था दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस है जो असल में ये तमाम बम धमाके के पीछे है। जो अजमेर दरगाह राजस्थान में 2006 मालेगांव, 2008 मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, ऐसा तकरीबन 12 केसेस का पीछे असल में मुसलमान को सलाखों के पीछे डाला हुआ है, लेकिन वो कम्युनिटी के लोग नहीं, दूसरा कम्युनिटी के लोग हैं। ये साबित करके 3528 पेजेस चार्जशीट हेमंत करकरे और उनके इन्वेस्टिगेशन टीम, जो एंटी टेरर स्क्वाड महाराष्ट्र के जो है मुंबई ATS के चीफ और उनके प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बड़ा चार्जशीट पेश किया। ये चार्जशीट के खास बात यह है, आपको जानने का जरूरत है, जो है वो चार्जशीट के डिटेल्स मीडिया को मिला और उसके ऊपर पूरा मीडिया में गुफ्तगू चल रहा था। उस वक्त के एक वीडियो फुटेज मेरा पास है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं आपको सामने दिखा नहीं पाऊंगा। उसमें यह है कि हम प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दयानंद पांडे के लैपटॉप से जो मिला हुआ वीडियो से वो आपके सामने दिखाना जा रहा है। आज तक और NDTV हिंदी में जो है बोल रहे हैं, उसके फौरन वो दिखाने के पहले ही एक फ्लैश न्यूज आ रहा है कोलाबा में अटैक, और वो पूरा इंसिडेंट्स को वाइप आउट करके एक नया नेशनल न्यूज वहां पर शुरू हुआ। वो है लाइव टेलीकास्ट ऑफ 26/11 अटैक, एक नया मैच जैसा, एक फुटबॉल मैच जैसा 43 आवर्स का जो लोगों को मारने वाला आतंकवादी हमला का लाइव टेलीकास्ट दुनिया में कहीं नहीं होगा इस तरीके का। एक जो है अटैक हो रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट 7 न्यूज नेटवर्क में लाइव दिखा रहा है रात दिन भर। आप सोचिए, अगर आप एक फ्लाइट में सफर कर रहा है, एक फ्लाइट से आप सफर कर रहा है और फ्लाइट के सामने से 2 लोग लड़ाई कर रहा है, ये एयर होस्टेस और क्रू क्या बोलेंगे आपसे? क्या सामने बड़ा लड़ाई हो रहा है, आप जो है सब लोग जाके देखिए, ऐसा बोलेंगे? या कुछ नहीं हो रहा है, आप सब शांत हो जाइए, वहां कुछ भी नहीं, लेकिन बड़ा लड़ाई सामने चल रहा है। एयर होस्टेस ये बोलेगा आप सब लोग बैठिए, शांत हो जाइए, वहां कुछ भी नहीं है, वहां बैठिए। लेकिन अगर एक आदमी, अगर एक एयर होस्टेस, अगर ये पूरा सामने वाला चल रहा है, वो लाइव टेलीकास्ट सब लोगों के सामने, सीट के सामने जो टीवी है उसमें लाइव टेलीकास्ट दिखाए, तो वो क्या बेवकूफ़ी है। बिल्कुल वैसा ही इंडिया के एक छोटा कोने पर एक हमला हो रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट पूरा इंडिया में, दुनिया में वो चल रहा है। सब लोग देखने, ये ऑन किया तो देख रहा है, खून बह रहा है, मार रहा है, बम मार रहा है, फिल्म नहीं, लाइव। और उसके बारे में उसका जो बैकग्राउंड है, वो जो एविडेंस था, वो क्या था? जो 2006 मालेगांव अटैक का जो चार्जशीट है उसमें क्या था मौजूद, आपको याद है? किसी को मालूम नहीं है। उसके बारे में अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको मालूम नहीं है वो चार्जशीट में क्या मौजूद है। वो चार्जशीट में यह था कि अभिनव भारत के मीटिंग जो चल रहा है उसमें स्वामी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अध्यक्ष पे बैठा हुआ है,
और उसमें कहीं लोग जो है वहाँ मीटिंग में हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, स्वामी असीमानंद, दयानंद पांडे, डॉक्टर आरपी सिंह, ऐसे कहीं लोग वो मीटिंग में बैठा हुआ है। उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित उठ के बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय, पिछले मीटिंग में यह तय हुआ था, ये कैसे मिला? ये जो मीटिंग का पूरा वीडियो रिकॉर्ड्स वो खुद किया और वो वीडियो जो है अपने ही लैपटॉप में सेव किया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इतना ही जरूरत था कि वो लैपटॉप ले और उसका वीडियो उसको प्ले करे और वीडियो में जो बोल रहा है उसका ट्रांसक्रिप्ट बनाए। उसमें वो बोल रहे हैं कि पिछले मीटिंग में यह तय हुआ था कि हम इसराइल के साथ बात करेंगे, इसराइल के साथ बात करेंगे। मैंने एक कैप्टन को, एक आर्मी ऑफिसर को भेजा तेल अवीव, और तेल अवीव में इसराइल के साथ बातचीत हुई। उनके साथ 4 चीज मांगा गया। वी हैव आस्क्ड फॉर 4 थिंग्स। नंबर 1, इंडिया में इस्लामी आतंकवाद के नाम पर हमला करने के लिए हमें पैसा चाहिए। नंबर 2, हमें बम बनाने का लॉजिस्टिक्स चाहिए। नंबर 3 यह है कि हमें 2020 तक इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लॉबिंग करना है आप हमारे लिए। नंबर 4 यह है कि एक गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाने के लिए तेल अवीव में हमारे लिए एक ऑफिस चाहिए। इसराइल का जवाब यह था कि पहले वाला 2 मांग हम कबूल करते हैं और आखिरी वाला 2 मांग हम नहीं कबूल करते हैं। पहले वाला क्या था? आपको आतंकवादी हमला करने के लिए पैसा और उसका लॉजिस्टिक्स हम देंगे। यही इस्तेमाल किया मालेगांव में, यही चीज इस्तेमाल किया ये तमाम जगह पर। यह साबित हुआ वो डायलॉग में, वो जो बातचीत में। कौन उसके पीछे है? इसराइल, एक मुल्क, एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नहीं, उसके पीछे एक मुल्क है। एक मुल्क के जरिए से वो जो है नाफिज हुआ। उनका लोकल पार्टनर सिर्फ था एक ऑर्गेनाइजेशन, अभिनव भारत। अगला, डॉक्टर आरपी सिंह उठ के बोल रहा है कि पिछले मीटिंग में तय हुआ था कि अमेरिका के साथ बात करेंगे। हमने अमेरिका के साथ बात किया और दे आर पॉजिटिव अबाउट इट। उनका जवाब, उनका एक सेंटेंस में यह है कि दे आर पॉजिटिव अबाउट इट। ये इसको अगर आपको जरूरत है तो आप चार्जशीट के 66-67 पेजेस देख सकते हैं मराठी लैंग्वेज में। उसका पूरा डायलॉग उसमें लिखा हुआ है। 3528 पेजेस चार्जशीट का, 66-67 पेजेस में ये मीटिंग का वो हिस्सा बता रहा है। और उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित फिर उठ के बोल रहे हैं कि हम जो है यह तय किया था कि नेपाल के किंग ज्ञानेंद्र राजा के पास हम जाके पूछेंगे हमें AK-47 चाहिए। AK-47 क्योंकि वो चेकोस्लोवाकिया में बनता है। वहां पर जो है उन लोगों का पॉलिसी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री को या आर्मी को देते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस को या इंडिविजुअल्स को नहीं देता। इसलिए नेपाल कि राजा आप खरीद लीजिए, आपसे हम खरीद लेंगे, इसराइल से मिला हुआ पैसा से हम आपसे खरीद लेंगे। उन्होंने कबूल किया, ये लिखा हुआ है, उन्होंने कबूल किया। नेपाल किंग ज्ञानेंद्र ने ये कबूल किया ये मांग। मतलब ये चार्जशीट अमेरिका के खिलाफ है नंबर 1, इसराइल के खिलाफ है नंबर 2, यह चार्जशीट नेपाल के खिलाफ है नंबर 3। और उसके लोकल पार्टनर था कौन? यहां के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। ये चार्जशीट में लिखा हुआ है विथ फर्म एविडेंस। ये चीज को आप देखना है कि 43 आवर्स लॉन्ग अटैक का पहला ही आवर में कौन मारा जाता है? ये जो चार्जशीट बनाया है उनको मारा जाता है। 43 आवर लॉन्ग अटैक के पहला 2 आवर में, तो रात में 10 बजे शुरू हुआ था, 12 बजे मतलब 11:55 में ये आपका करकरे मारा गया। उनके साथ अशोक कामते और जो है सलास्कर मारा गया और उनके साथियों सब मारा गया। एक ही गाड़ी में सब लोग थे, सब लोग मारा गया। इसके बारे में जो सवाल उठा, एजेंसीज ने बोला कि इसके पीछे डेविड कोलमैन हेडली है। कौन? डेविड कोलमैन हेडली। डेविड कोलमैन हेडली कौन है? ये भी, इसका भी जवाब है। वो है CIA का एजेंट। वो CIA का एजेंट था और वो बिन लादेन यूनिट जो CIA के अंडर है, जहां पर दुनिया भर उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, उसका इंटेलिजेंस ढूंढने के लिए उन्होंने एजेंट्स को भेजा था। तो पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के अंदर भेजा था किसको? डेविड कोलमैन हेडली को। डेविड कोलमैन हेडली कौन था? ये इनका अब्बू अमेरिकन है, उनके जो है मदर पाकिस्तानी है। तो बोला कि मेरा मदर पाकिस्तानी है, मुस्लिम है और मैं अच्छा मुसलमान हूं, मैं मुजाहिद हूं। लश्कर तैयबा में जाके वो ज्वाइन किया और लश्कर तैयबा उनको ले लिया और फिर उनको एक बटालियन का लीडर बनाया और वो बटालियन था जो
26/11 को अटैक किया था। मतलब यह है कि डायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ एक जो है चार्जशीट निकला और प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तरफ से हुआ, और 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर शुरू होने के बाद पहले बार अमेरिका इसके पीछे जो है, इस तरीके के अटैक्स के पीछे है, यह साबित होने का बड़ा इवेंट था। वो छोटा मोटा इवेंट नहीं था। वो पूरा दुनिया में कोई रिसर्च एजेंसी नहीं, बल्कि गवर्नमेंट का ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं कि इसके पीछे अमेरिका है। वो जिन्होंने बनाया था उसको मार डाला गया। इसमें कई सवालात पूछे गए। जो इन्वेस्टिगेशन किया, वो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पता चला उसके पीछे एक सिम है। वो सिम कार्ड जो आतंकवादियों से मिला, एक सिम कार्ड है। वो सिम कार्ड है किसका? सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट के एक आरएसएस के नेता का सिम किससे मिला? आतंकवादी के हाथ से मिला। कैसे मिला? ये सवाल है जो कोर्ट ने भी पुलिस से पूछा। पुलिस ने बोला ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस वो बोल नहीं सकता। उसका जवाब था ये था कि उन्होंने जाके पूछा ये लोगों से कि आपका सिम मिला है, आतंकवादी हमले में आपका सिम मिला है आरएसएस नेता से। उन्होंने बोला हाँ वो तो मिला होगा, मेरा सिम जो है गुम गया था, मेरा सिम जो है 2 दिन पहले गुम गया था, वो आतंकवादी ने इस्तेमाल किया होगा। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोला हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो सही, आप जो अभी झूठ नहीं बोलेगा, सही है बिल्कुल।